Good afternoon, everyone. Let's proceed on to the fourth lecture, National Income and Growth of UPSC Prelims Indian Economy. तो जब भी किसी इकोनॉमी की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले हमारे पास सवाल ये आता है कि उस इकोनॉमी का वर्थ कितना है। जैसे जैसे किसी पर्सन की बात करेंगे तो उसका भी हम वर्थ ही करेंगे। किसी फैक्ट्री की बात करें, किसी इंस्टीट्यूशन की बात करें, किसी फर्म की बात करें, तो सब में हम ये कहेंगे कि उनका वैल्यूएशन कितना है, उनकी वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पूछ रहे हैं और हम वैल्यू उस तरीके से जानना चाहते हैं जिसमें हम खुद वैल्यू करते हैं, दैट इज मनी। हम मॉनेटरी वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो यही सेम मॉनेटरी वैल्यू किसी इकोनॉमी की भी होती है। तो जो कंट्री की इकोनॉमी की जो मॉनेटरी वैल्यू होती है उसको जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी असल में उस कंट्री में जो कुछ भी ट्रेड हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज, उन सब की मनी वैल्यू, उन सब का वर्थ क्या है, वो सारा का सारा वर्थ जो है वो काउंट होके जीडीपी बनता है। सो जीडीपी इज द total monetary value of all final goods and services that are produced within a country's territory in 1 year. तो फर्स्ट हमारे पास सिर्फ मेजरेबल वैल्यू है, ये चीज ध्यान रखनी है। क्योंकि जब कंट्री की बात करते हैं तो स्केल काफी बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ी कंट्री है और उसमें फिर बाकी चीजें लाइक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, सेटिस्फेक्शन कैसा है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कैसा है, इमोशनल रेजिलियंस कितना है, और लोगों को कितनी तकलीफ है, और लोगों की लाइफ कितनी बेटर है, कितनी बेटर नहीं है, इन सबको मेजर करने का हमारे पास टूल नहीं है। तो इसलिए हम सिर्फ मेजरेबल टूल्स की बात करते हैं और मेजरेबल टूल जो है वो सिर्फ मनी है। तो टोटल जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है, उन सब की जो मेजरेबल मॉनेटरी वैल्यू है वो जीडीपी कहलाती है। अब इसमें तो जो काम की बात है वो दो है, एक तो टेरिटोरी और सेकंड है ईयर। तो जीडीपी जो है वो ईयरली काउंट होती है, एक साल के अंदर जो कुछ भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ है उन सब की मॉनेटरी वैल्यू। और सेकंड ये है कि उस कंट्री की बॉर्डर के अंदर, उस कंट्री की टेरिटोरी के अंदर जो कुछ भी प्रोड्यूस हुआ है वो जीडीपी कहलाएगा। अब उसमें चाहे बाहर की कंपनी, चाइनीज कंपनी अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रही है, अमेरिकन कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रही है, तो वो भी उस देश के जीडीपी के अंदर ही काउंट होगा। फिर एक और चीज जो है वो है फाइनल गुड्स। तो फाइनल का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी चीज बेची जा रही है, इट इज यूज फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। यानी जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनको अवॉइड किया जाएगा ताकि डबल काउंटिंग ना हो। अब इंटरमीडिएट गुड्स का ये मतलब है कि जैसे अगर कोई फ्लावर की बात करें, आटे की बात करें, तो आटा जो है किसी मिल के अंदर जाके या फिर किसी बेकरी के अंदर जाके उससे ब्रेड बनती है। तो जीडीपी जो है वो सिर्फ इस ब्रेड की मॉनेटरी वैल्यू वो मेजर करेगी, उसको काउंट करेगी। जो भी इंटरमीडिएट गुड्स हैं, चाहे जैसे मान लो अगर यही जो लिंक है और आगे बढ़ जाता है, जैसे किसान ने वो गेहूं जो है वो एक प्रोसेसिंग सेंटर को बेचा, उस प्रोसेसिंग सेंटर ने फिर एक मिल के अंदर उस गेहूं गेहूं को आटा बनाया, फिर उस आटे को फिर बेकरी के अंदर ब्रेड बनाया। तो ये सब जितने बीच की जो इंटरमीडिएट ट्रांजेक्शन है वो इंक्लूड नहीं होंगे, सिर्फ फाइनल गुड्स, ताकि इससे क्या है डबल काउंटिंग ना हो, क्योंकि फिर इनके बीच में भी ट्रांजेक्शन हुआ है। और फिर आप पूछेंगे कि जो फिर इन सब का क्या होगा, तो इन सब का ये है कि इसने जो चीज़ इसको बेची, फिर इसने इसको बेची, इसने इसको बेची, तो यहाँ पे हर एक का वैल्यू एडिशन होता है ना। कोई भी ऐसा तो है नहीं कि ये इसको घाटे में बेच रहा है और ये मिल को घाटे में बेचेगा, और मिल जो है बेकरी को घाटे में बेचेगी, और बेकरी जो है प्रोडक्ट घाटे में बेचेगी। कोई नहीं, सब वैल्यू एडिशन करते हैं। तो ब्रेड के अंदर इन सब का फाइनल वैल्यू एडिशन आ जाएगा। सो इसी वजह से फाइनल प्रोडक्ट्स वो देखे जाते हैं। फिर जीडीपी इंडिकेट क्या करता है? फर्स्ट, इकोनॉमी की साइज, टोटल इकोनॉमी जो है उसका वर्थ कितना है, उसकी वैल्यूएशन कितनी है, कितना वो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रही है। फिर उसके बाद यही पता चल जाता है कि अगर कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि हर साल जीडीपी कैलकुलेट होती है, तो पिछले कुछ सालों में
जो है ना कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है घट रही है, और साथ में फिर कंपैरिजन भी कर सकते हैं दूसरी पॉलिटी से कि दूसरे देशों के अंदर उनकी जीडीपी बढ़ रही है घट रही है इस तरह से। अब देखते हैं इंडिया की जर्नी लास्ट 10 ईयर्स, क्योंकि यूपीएससी इसी इसी तरह के सवाल पूछता है। तो लास्ट 10 ईयर्स में कुछ फेजेस हैं, मतलब अप एंड डाउन स्टोरी है। तो फर्स्ट फेज जो है 2015 से 2019, क्योंकि 2015 में इसमें जो जीडीपी का कैलकुलेशन मेथड है वो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस कर लिया गया। तो इसके बाद जीडीपी एक्सपैंड होना शुरू हुई, ऑलमोस्ट 7 to 8% रेंज। इन्फ्लेशन भी कम थी, इन्फ्लेशन मीन्स इंक्रीज इन प्राइसेस। फिर सेकंड फेज जो है वो डिसरप्शन का है कोविड 19 के टाइम में। तो यहाँ पे जीडीपी जो है वो काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट हुई, आउटपुट तो कई जगह पे बिल्कुल ख़त्म ही हो गया। इंडस्ट्री एंड सर्विसेज के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर तो चल रहा था, बिकॉज एग्रीकल्चर इज़ आवर बायोलॉजिकल बैकबोन, उसके बिना तो हम जिंदा ही कैसे रहेंगे। बाकी जो अदर सेक्टर्स हैं वो उनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम हुई। फिर लॉकडाउन के बाद रिकवरी फेज है जिसके अंदर आउटपुट काफ़ी इंक्रीज हुआ। और ये माइलस्टोन जो है अब हम न्यूमेरिकल टर्म्स में देखते हैं, 2015 में 137 लाख करोड़, फिर ये 190 लाख करोड़, और इवन इसमें कोविड 19 के टाइम भी जीडीपी जो है वो बड़ी ही है, भले ही कम बढ़ी, लेकिन डिस्पाइट कॉन्ट्रैक्शन जो होना चाहिए, आउटपुट कम होने के बाद भी जीडीपी बढ़ी, और उसका रीजन अभी आगे देखते हैं। और फाइनली 24-25 जो लेटेस्ट एस्टिमेट है उसमें इंडिया की जीडीपी इट इज अराउंड 330 लाख करोड़। अब हम देखते हैं जीडीपी के और वेरिएबल्स। तो जीडीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो फर्स्ट मेथड जो है 2015 से पहले वो था एट फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जहां से भी गुड्स एंड सर्विसेज जहां से प्रोड्यूस हो रही है, अगर उन सबको काउंट करें तो उससे उनको टोटल करके देश की जीडीपी पे पहुंच सकते हैं। दैट इज जीडीपी एज फैक्टर कॉस्ट। तो इसके अंदर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना अर्न करते हैं, यानी जो एम्प्लॉयज़ हैं, लेबर्स हैं, उनको कितनी वेजेस दी जा रही है। फिर जो भी ज़मीन है जिसके ऊपर वो प्रोडक्शन हो रहा है, जो सर्विसेज जिस जगह से दी जा रही है, जैसे मान लो को अपन सिविल सर्विसेज की बात करें तो कोचिंग वगैरह है, तो कोचिंग किस जगह पे खड़ी है, उसका रेंट क्या है, कमर्शियल बिल्डिंग है तो क्या टैक्सेस हैं, तो वो भी कैलकुलेट होगा। फिर उसके बाद जो कैपिटल यूज़ हुआ है, तो कैपिटल के अंदर जितनी भी मशीनरी है और जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स हैं, जितने भी रॉ मटेरियल हैं, और जो भी इन्वेस्टमेंट उसमें लगाया गया है, लोन लिया गया है, या फिर किसी ने उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है, वेंचर कैपिटल है, तो वो सब उन सब पे कितना इंटरेस्ट। और फाइनली जो भी उस प्रोडक्शन और सर्विस के जो भी ओनर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिन्होंने वो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, उनको कितना प्रॉफिट मिला। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनको अगर काउंट करें तो इससे जीडीपी पे पहुंच सकते हैं। फिर ये है कि 2015 के अंदर इंडिया इट स्विच फ्रॉम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस। उसका रीजन भी देखते हैं। जीडीपी एट मार्केट प्राइस के अंदर इसमें जो प्राइसेस, जो मार्केट द्वारा प्राइसेस देखी जाती है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, जो जो मार्केट डिसाइड करता है, उन्हीं प्राइसेस को सब काउंट कर दो। यानी इसके अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी मार्केट के अंदर क्या प्राइस है, उन प्राइस को, सब प्राइसेस को सम कर दो, उनको ऐड कर दो, और फिर उससे जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगी। फिर इससे क्या है, इसमें जो फाइनल मार्केट प्राइस होती है किसी भी गुड्स एंड सर्विस की, उसके अंदर दो चीजें होती है। फर्स्ट, फाइनल प्रोडक्ट जो भी होगा उसमें कोई ना कोई टैक्स लगेगा, जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ये जीएसटी। तो ये एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स है उस प्रोडक्ट पे, टैक्स लग के ही वो सर्विस या प्रोडक्ट बिकेगा। तो एक तो इनडायरेक्ट सर्विस आ गई, और सेकंड, अगर गवर्नमेंट ने उसको किसी तरह की सब्सिडी, किसी तरह का डिस्काउंट, किसी तरह की छूट, किसी तरह की रिलीफ प्रोवाइड की है, तो वो भी उसमें से माइनस हो जाएगी। तो इसी तरह से जैसे मान लो आप ये कह सकते हैं, मान लो कोचिंग है, अब कोचिंग की पर स्टूडेंट जो फीस है वो 10,000 है, या फिर इसको और दूसरे तरीके से देखते हैं,
एक रेस्टोरेंट के अंदर आप खाना खाने गए, अब बिल जो है आपका वो 500 रुपये है। अब 500 में उसी में 10% जो टैक्स है वो लगा के अब ये आपका बन गया 550। अब ये जो फाइनल प्राइस है, तो ये फाइनल प्राइस, इसको फिर उसमें देखा जाता है और इसको कैलकुलेट करने के लिए, जीडीपी में कैलकुलेट करने के लिए जो भी टैक्सेस हैं उनको हटा देते हैं, ताकि उससे असल में जो वैल्यू है उस प्रोडक्ट की, वो, क्योंकि 500 रुपये ही है असल में, जो खाना आपने खाया उसकी वैल्यू 500 रुपये ही है, 50 रुपये तो टैक्स है, तो वो उसमें से हटा दिया और सॉरी जोड़ दिया। और उसी अगर रेस्टोरेंट को किसी तरह की सब्सिडी मिली हो तो वो उसमें से घटा दी, और वो चीज़ फिर जो भी 550 रुपये है ये जीडीपी के अंदर कैलकुलेट हो जाएगा। मार्केट प्राइस जो है वो दो तरीके से है। फर्स्ट, जो अभी आपको बताया कि जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, फाइनल गुड्स, अब उन पे कितना टैक्स लग रहा है वो उनके अंदर ऐड कर दो। 500 रुपये का खाना, 50 रुपये का टैक्स, 550 ये जीडीपी के अंदर ऐड होगा। और दूसरा है कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, सारे जो फैक्टर्स हैं, वेजेस हो गए, इंटरेस्ट हो गए, प्रॉफिट्स हो गए, उनको कैलकुलेट करके उनमें से फिर सब्सिडी और टैक्सेस जो है वो हटा दो। ये एक। और दूसरा तरीका जो है, जो आज के टाइम में यूज़ करते हैं, कि उसके अंदर जो भी कंजम्पशन है, जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी स्पेंडिंग है और जो भी एक्सपोर्ट है, उन सबको, दोनों का मतलब सेम है। प्राइवेट कंजम्पशन जो भी आपको बताएं कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो कितनी चीज़ें खरीदते हैं, कितने गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, और जो भी कंज्यूम करेंगे, जैसे इस पर्सन ने 550 रुपये का खाना खाया तो वो उसकी कंजम्पशन में आ गया। फिर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो कंट्री के अंदर किसने इन्वेस्ट किया, जो भी है, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो चाहे फॉरेन इन्वेस्टर हो। फिर गवर्नमेंट ने कितना उसमें पैसा डाला। फिर उसके बाद है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू क्या नेट रहा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में नेट का मतलब होता है, जैसे यहाँ से कोई चीज़ें जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में बेची गई, और फिर यही है कि इंटरनेशनल चीज़ें यहाँ पे इंडिया में वापस बेची गई। तो इन दोनों में नेट बैलेंस क्या रहा। अगर हमने ज़्यादा बेची है तो उसका प्रॉफिट होगा, अगर हमने कम बेची है, हमने ज़्यादा खरीदी है बाहर की, तो लॉस होगा। तो इस तरह से टोटल आप जो भी इंडिया में जितना भी पैसा आ रहा है जिस भी जगह से, वो सब का सब पैसा यहाँ पे ऐड होता है। तो ये दोनों ही तरह के मेथड हैं। और सिंपली आप बस ये समझ लीजिए कि मार्केट प्राइस के अंदर अब जो भी फाइनल प्राइस पे कोई गुड्स एंड सर्विस बिक रही है उसको इंक्लूड करते हैं। अब ये है कि ये शिफ्ट क्यों किया गया। तो शिफ्ट के लिए फर्स्ट ये है कि ज़्यादातर जो नेशंस हैं वो, उन्हीं का यही स्टैंडर्ड है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्योंकि जो मार्केट डायनामिक्स हैं वो क्लियरली शो करते हैं कि असल में कोई चीज़ कितने में बिक रही है। क्योंकि हम यही तो देखना चाहते हैं कि प्रेजेंट, आज के टाइम में कोई चीज़ कितने की है। क्योंकि जो जो फाइनल जो प्राइस होगी वो हमें चुकानी पड़ेगी। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और वहाँ पे 500 रुपये का खाना है, तो वो 10 साल पहले वहाँ पे वो खाना कितने में बिक रहा था या किसी और जगह पे कितने में बिक रहा है वो मैटर नहीं करता। जो आपको प्राइस है वो देनी पड़ेगी अगर आपको खाना खाना है। तो यानी जो प्रेजेंट जो मार्केट प्राइसेस हैं वही प्रेजेंट सिचुएशन रिफ्लेक्ट करती है। तो यही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इसलिए शिफ्ट किया गया। और फिर ये है कि ट्रू मार्केट वैल्यू, इसमें फिर टैक्सेस भी आ जाते हैं, और जो रियल वैल्यू है किसी भी गुड्स एंड सर्विस की, अगर उनकी प्राइस जो है वो बढ़ गई है तो भी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से कंप्लीट पिक्चर हो जाती है। और इस शिफ्ट के बाद ये है कि अब जो जीडीपी फिगर है, अब डायरेक्टली वो जो भी टैक्स चेंजेस हैं और इन्फ्लेशन है उन दोनों को रिफ्लेक्ट करते हैं। मीन्स जीडीपी में आपने देखा ना कि जो टैक्सेस हैं वो इंक्लूड होते हैं। 500 रुपये प्लस 50 रुपये का टैक्स, ये इंक्लूड होगा। अगर गवर्नमेंट उसी टैक्स को कम कर लेती है तो इस, लेट्स से कि अब वो खाने पे टैक्स 10% की जगह 5% कर लेती है,
तो उसकी वजह से क्या होगा, जो 500 रुपये का खाना प्लस 5% टैक्स, तो ये 525 का। तो उसकी वजह से जो कीमत है वो कम हुई, और यही कीमत जो है उसकी वजह से अल्टीमेटली जीडीपी फिगर जो है वो भी कम हो जाएंगे। तो जो टैक्स चेंजेस हैं वो इन्फ्लेशन है, दोनों ही रिफ्लेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड। असल में जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो वैल्यू एडेड ही तो हैं। जैसे अभी आपको एक एग्जांपल दिया था बेकरी वाला। तो बेकरी वाला इसलिए क्योंकि हर कोई उसको समझता है, बेसिक कमोडिटी है। तो वीट जो है, वीट गया मिल पे, मिल से वो बना फ्लावर, वहां से फिर वो बेकरी, एंड बेकरी से वो बना फिर ब्रेड। तो यहाँ पे हर स्टेज के अंदर वैल्यू एडिशन हुआ है। सिमिलरली आप टोमेटो का ले सकते हैं। टोमेटो जो है वो गए प्रोसेसिंग सेंटर पे, और प्रोसेसिंग सेंटर से फिर वो बने केचप या टोमेटो सॉस। तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन हुआ है। तो ये जो वैल्यू एडिशन है ये जीडीपी के अंदर तो होगा ही, है ना। आप किसी भी इकोनॉमी में देखो, बिना वैल्यू एडिशन के वो प्रोडक्ट काउंट होगा ही नहीं। हर कोई जो है उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करके उसको बेचना चाहेगा। और अगर कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो ये आप समझते हैं कि बिना वैल्यू एडिशन के वो कोई चीज़, स्टेल चीज़ बिकेगी भी नहीं। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, इसमें जो ग्रॉस का मीनिंग यही है कि इसमें टैक्सेस और सब्सिडी के पहले जो एक्चुअल वैल्यू क्रिएट हुई है वो मेजर की जाती है। क्योंकि फिर उसके बाद फाइनली आप जानते हैं कि ये जो अभी आपको पूरी सीक्वेंस बताई कि बेकरी में ब्रेड तक आते आते उसमें कितना क्या माल मटेरियल लगा, कितना क्या पैसा लगा, वो सब ऐड होके फिर उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, जो जो भी उसमें इंटरमीडिएट गुड्स हैं, उन सब की वेज मिला के अब ये प्रोडक्ट मार्केट में कितने में आए। और फिर उसके बाद उसमें गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। तो टैक्स लगाने से पहले ये प्रोडक्ट जो है, असल में इसमें पूरी सीक्वेंस में कितना वैल्यू एडिशन हुआ, उस वैल्यू एडिशन को इकोनॉमी स्केल पे उसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन। जैसे ये है कि अब कोई चीज़ 100 रुपये उसका कॉस्ट है, और अब जो फाइनली वो बना है वो 160 रुपये का है। तो 60 रुपये उसका ग्रॉस वैल्यू एडिशन है। फिर उसमें फिर टैक्सेस वगैरह लगेंगे। तो जीडीपी और जीवीए इन दोनों को देखें तो जीडीपी का मतलब होता है जो भी वैल्यू एडिशन हुआ है वो, मतलब जो प्रोडक्ट की जो फाइनल वैल्यू है, प्लस उसमें फिर जो टैक्सेस और सब्सिडीज। ये आप समझ सकते हैं कि यही बेकरी ने ये ब्रेड जो है, ये अब जैसे मान लो 100 रुपये में ये निकाली, फिर उसके बाद गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाएगी, और अगर उस बेकरी को किसी तरह की सब्सिडी मिली है तो वो माइनस हो जाएगी, और इस तरह से ये जीडीपी की वैल्यू आ जाएगी। तो अब 24-25 के फिगर्स देखते हैं। तो 20 इसमें जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, इट इज 300 लाख करोड़, और जीडीपी जैसे हमने देखा अभी 330 लाख करोड़। तो जो 30 लाख करोड़ जो उनके बीच का गैप है बिटवीन जीडीपी एंड जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये है टैक्सेस और सब्सिडीज। फिर अब हम इन्हीं जो पर्सपेक्टिव है जीडीपी और जीवीए, उसमें हम इंडिया का जो सेक्टरल स्ट्रक्चर है इन द लास्ट 10 years वो देखते हैं। तो सबसे पहले सर्विस सेक्टर की बात करते हैं। तो सर्विस सेक्टर ने टोटल जो इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो इसकी जीडीपी है 330 लाख करोड़, उसमें सर्विस सेक्टर ने 165 लाख करोड़ ऐड किए वैल्यू एडिशन। तो उसमें जीवीए के अंदर उसका जो शेयर है दैट इज 55%। यानी इंडिया के जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है उसका आधे से ज़्यादा जो है वो सर्विस सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। और ये सब सारी सारी सर्विसेज, आईटी इनेबल सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनल सर्विस, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, ये सब जो है इस सर्विस सेक्टर में आता है। फिर इसके साथ ही जो अदर स्टोरी है सर्विस सेक्टर की, जिसपे प्रीलिम्स जो है कई बार क्वेश्चन पूछता है, वो ये है कि
जो इंडिया की इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर जो है उसका उसकी करीब आधी इनकम है वो सर्विस सेक्टर को जाती है या सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन फिर भी सिर्फ 30% लोग ही उसमें काम कर रहे हैं। यानी अगर सिंपल फिगर्स में देखें तो ये है इंडिया की जीडीपी, लेट्स से 100 रुपये। और अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। मान लो 100 लोग जो हैं वो 100 रुपये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब इस सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम इंडिया की जो इकोनॉमी देखते हैं तो उसमें पता चलेगा कि सर्विस सेक्टर जो है वो 55 रुपये कंट्रीब्यूट कर रहा है। और ये 55 रुपये जो है ये सिर्फ 30 लोग ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये एक तरह से एडवांटेज भी है और साथ में ये एक तरह से एक रिस्क भी है। एडवांटेज इसलिए क्योंकि इसमें प्रोडक्टिविटी दिखती है कि 30 लोग जो है वो मिलके 55 रुपये का काम कर रहे हैं। तो वो किसी भी जगह के लिए एक प्रोडक्टिव चीज़ है। लेकिन ये भी है कि इसका मतलब है कि टोटल तो 100 ही लोग हैं और जीडीपी भी 100 ही है। इसका मतलब बाकी जो 70 लोग हैं वो मिलके सिर्फ 45 रुपये ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर जो एफिशिएंसी है वो बहुत ही कम हो जाती है। फिर और ये देखेंगे आगे ये वाला स्ट्रक्चर। तो फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर पे बढ़ते हैं। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ने यही 24-25 के अंदर 76 लाख करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट किए, विच इज 25%। तो सेम अगर यही जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो टोटल 100 है, 100 ही लोग हैं। सर्विस सेक्टर इसने 55 रुपये कंट्रीब्यूट किए लेकिन सिर्फ 30 लोग काम कर रहे हैं। फिर इंडस्ट्री की बात करें तो इसने 25 रुपये कंट्रीब्यूट किए और लेकिन ये 25 रुपये जो है ये 25 लोगों ने कंट्रीब्यूट किए, सो दैट इज ब्रेक इवन। और जब इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं तो वैसे तो में जो मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, माइनिंग है, इलेक्ट्रिकल, यूनिवर्स, यूटिलिटीज हो गया, तो जितना भी जो नो स्टेबल डेवलपमेंट है जिसमें कोई ना कोई चीज़ असल में बन रही है वो सब जो है वो इंडिया में कह सकते हैं उसकी ग्रोथ अनइवन है, स्टेबल है, ज़्यादा ऊपर नीचे है नहीं। और ज़्यादातर जो जो सेक्टरल कंपोजिशन है वो छोटे छोटे यूनिट्स का ही है, स्मॉलर सेगमेंट्स है। बड़ी यूनिट्स इंडिया में कम ही है। अब यही परफॉर्मेंस की बात करें कि 10 साल में इंडस्ट्रियल सेक्टर का परफॉर्मेंस कैसे रहा, तो ये है कि कभी ये एक्सपैंड होता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट पुश होते हैं। फिर जब भी ग्लोबल जो जियोपॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ हिकअप्स होते हैं उसकी वजह से स्लो डाउन हो जाता है। फिर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इट इज़ सेंसिटिव टू प्राइसेस, टू इन्फ्लेशन। तो इस वजह से जो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो गवर्नमेंट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये 2014 से ये जो कोशिश कर रही है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाया जाए। वो इसलिए कि मैन्युफैक्चर जो है इट इज़ अनदर बैकबोन, इट क्रिएट ड्यूरेबल थिंग्स। और सेकंड ये है कि ये एग्रीकल्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है, जो एग्रीकल्चरल जो जो लोग हैं उनको। फिर नेक्स्ट ये है कि इंडस्ट्री का रेलेवेंस जो भी आपको बताया कि इंडस्ट्रियल जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर ये एग्रीकल्चर की जो सरप्लस लेबर है, जो एक्स्ट्रा लोग हैं उन सबको एब्जॉर्ब कर सकता है। क्योंकि एग्रीकल्चर में आगे देखेंगे आप कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं और उसकी वजह से क्या है कि जो एग्रीकल्चर इनकम है, फार्म इनकम है, वो बहुत ही कम हो जाती है। और फार्म इनकम अगर ज़्यादा टाइम तक अगर कम रही तो फिर जो एग्रीकल्चर अपने आप में खतरे में आ जाएगा। और साथ में ये है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर रहेगा तो उसकी वजह से नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, यानी बिना एग्रीकल्चर के अलावा जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे पैसा पैसे को क्रिएट करता है। हम लोग जो हैं असल में अगर बेसिकली देखें
तो बायोलॉजिकली एग्रीकल्चर सफिशिएंट है हमें सरवाइव करने के लिए। अगर सब लोग सिर्फ अनाज उगा के अपना अपना काम और खेत में चार पाए डाल के अगर पड़े रहें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सारी जनरेशन जो है वो आराम से यही सेम काम कर सकती है, जैसे बाकी जो जो एनिमल किंगडम में होता ही है ना। हम भी एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं, हमारा भी एग्जिस्टेंस जो है वो बायोलॉजिकली वो उसमें लिमिटेशंस हैं, जो एनिमल लिमिटेशंस होती है। हम लोग भी जीते हैं, हम लोग भी खाते हैं, हम लोग भी मरते हैं, तो सिमिलर स्ट्रक्चर है। फिर भी हमारी जो जो स्पीशीज हैं वो ना नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा है। तो उसकी वजह से क्या है कि एग्रीकल्चर भी सस्टेन हो सकता है और साथ में जो लोग हैं वो किसी नॉन फार्म एक्टिविटी के अंदर डाइवर्ट किए जा सकते हैं। तो ये डाइवर्जन जो है ये मैन्युफैक्चरिंग में होना बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि सर्विस सेक्टर जो है वो काफ़ी स्किल्ड सेक्टर है। सर्विस सेक्टर के अंदर हर एक आदमी गांव का या फिर मॉडरेट स्किल वाला, सेमी स्किल वाला, उसको सर्विस सेक्टर के अंदर उसका एब्जॉर्प्शन मुश्किल है। जैसे सॉफ्टवेयर सर्विसेज जो होती है, अब उनके अंदर जो हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, कोडिंग का, जो मशीन लैंग्वेजेस हैं, उनका काफ़ी सारा स्कोप है, उनको उनको स्किल एनहेंसमेंट की ज़रूरत है। तो एग्रीकल्चर को एग्रीकल्चर की जो एक्सेस वर्क फोर्स है नॉन फार्म जो है वो सिर्फ इंडस्ट्रियल से आ सकती है। लेकिन इंडिया में ये अनॉमली है, इंडियन इकोनॉमी में, कि एग्रीकल्चर में एक्सेस जॉब है, एक्सेस वर्क फोर्स है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम है। लेकिन यही लोग जो है उनको इंडस्ट्री एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर खुद भी जो है ना वो उस स्पीड से ग्रो नहीं कर रहा। अब एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर जो है वो करीब 60 लाख करोड़ वैल्यू ऐड करता है। 60 लाख करोड़ यानी ये 20 रुपए। तो अब जो पिक्चर जो है वो आपको समझ में आएगी, जो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट। टोटल जीडीपी है 100 रुपये, टोटल लोग हैं 100। सर्विस सेक्टर जो है ये 55 रुपये कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन सिर्फ 30 लोग, तो यानी बचे 45 रुपये और 70 लोग। फिर आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसके अंदर 25 रुपये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 25 लोग। और फिर आता है एग्रीकल्चर सेक्टर, जो 20 रुपये कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन लोग उसके अंदर है 45। तो ये है जो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है हमारी सोसाइटी का, कि ये जो एक्सेस जो जो फार्म एम्प्लॉयज हैं, फार्म वर्कर्स हैं, ये इंडस्ट्री में या फिर सर्विस सेक्टर के अंदर ये प्रमोट नहीं हो रहा। फिर यही ग्रोथ पैराडॉक्स है कि जो इंडियन जो इकोनॉमी है मोस्टली इट इज़ सर्विस जनरेटेड, और बाय एम्प्लॉयमेंट देखें तो जो इंडियन इकोनॉमी है इट इज़ अग्रेरियन। अग्रेरियन मतलब ज़्यादातर जो एम्प्लॉयज़ हैं, ज़्यादातर जो वर्कर्स हैं वो सब एग्रीकल्चर में हैं। और एग्रीकल्चर का आप जानते हैं कि ज़्यादा उसमें वैल्यू एडिशन है नहीं। एग्रीकल्चर वो प्रोडक्टिविटी या वो रेमुनरेशन जो है वो जनरेट नहीं कर सकता, क्योंकि उस बेसिक लिमिटेशन है उसकी। एग्रीकल्चर में कोई कमोडिटी जो है, दूध जो है, वो 2,000 रुपये किलो नहीं बिक सकता। अब उसमें आप कितना भी कोशिश करें, अगर उसकी स्कार्सिटी हो जाए तो लोग दूध पीना बंद कर देंगे। यही फसलों की बात करें तो अगर फसलों की कीमत जो है अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो लोग उसको नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि ये जो है डेली स्टेपल्स हैं एग्रीकल्चर के अंदर। वो डेली स्टेपल्स के अंदर एक लिमिट से ज़्यादा प्राइसेस इंक्रीज हो नहीं सकती, और मार्केट को एग्रीकल्चर को मार्केट के भरोसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसकी वजह से फिर फेमिन्स वगैरह आती है, आर्टिफिशियल प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। और अगर लोगों को है ना सॉफ्टवेयर सर्विसेज ना मिली या फिर कोई अच्छा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ना मिला तो वो जी सकते हैं। लेकिन अगर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज अगर नहीं मिली, जो बेसिक जो राशन है, गेहूं हो गया, चावल हो गया, दूध हो गया, अगर वो दूध सब्जी ये सब अगर अगर उनकी प्राइसेस जो है वो आसमान अगर छूने लग जाए और लोगों को ना मिले, तो आप जानते हैं कि फिर फैमिन से कितना लॉस होता है ना। आगे हम बढ़ते हैं
नॉमिनल और रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है कि जो इंडिया की जो वैल्यू है या किसी भी इकोनॉमी की जो वैल्यू है वो करंट प्राइसेस पे है, करंट मार्केट प्राइसेस पे। तो यानी करंट मार्केट प्राइस का मतलब है कि उस जीडीपी के अंदर जो इन्फ्लेशन है उसको भी ऐड किया। तो अगर नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो अभी तक जो हमने देखा है वो नॉमिनल जीडीपी है, और ये इंडिया में एक्सपैंड हो रही है ना। 2015 में ये 130 लाख करोड़, और अभी जो एक स्टेडी इंक्रीज है, जो यूपीएससी जो है वो बार बार जो है ये यही थीम पूछता रहता है, डेटा नहीं पूछता, बस ये पूछता है कि आपको आइडिया है कि नहीं है कि लास्ट के 10 साल नॉमिनल जीडीपी वो किस तरह से बढ़ी है। तो नॉमिनल जीडीपी मींस जो जीडीपी करंट मार्केट प्राइसेस में है वो लास्ट के 10 साल में किस तरह से बढ़ी है। तो स्टडी इंक्रीज है उसमें। और अब एक और जो फीचर है जो यूपीएससी जो है वो पूछ भी सकता है कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो जब इकोनॉमिक डाउनटर्न होता है या कोई स्ट्रेस होता है उसमें भी नॉमिनल जीडीपी इंडिया की बढ़ी है। ये आप देख लीजिए, जो कोविड 19 का टाइम था जिसमें इंडस्ट्रियल आउटपुट फैक्ट्रीज वगैरह जो जो थी सब एक लॉकडाउन की वजह से बंद थी। यही फिर सब लॉकडाउन की वजह से पूरा देश बंद था, तो फिर ना कोई प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, ना कोई सॉफ्टवेयर, कोई बिजनेसेस हैं वो दिए जा रहे हैं, ना ही कोई आर्ट आईटी इनेबल सर्विस है। थोड़ा बहुत वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, लेकिन फिर भी वो जो मास स्केल जो वो वर्क है वो नहीं था। इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, जो एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो कम हुई थी। फिर भी जीडीपी जो है, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी दैट इज जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस, वो कम नहीं हुई, उल्टा 8 लाख करोड़ बढ़ी है। तो फिर इस पे एक सवाल आता है कि, है ना, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं थी तो भी नॉमिनल जीडीपी कैसे बढ़ी। तो इसका रीजन ये है कि नॉमिनल जीडीपी जो जीडीपी के अंदर करंट मार्केट प्राइसेस होती है, और करंट मार्केट प्राइसेस मतलब उनमें इन्फ्लेशन, जो गुड्स एंड सर्विस है उनकी कीमत कितनी बढ़ी। तो जो डिफिकल्ट टाइम्स होते हैं, जैसे कोविड 19 हो गया, किसी तरह की स्कारसिटी हो गई, कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट हो गया, सो इन सब टाइम के अंदर क्या होता है, जो प्राइसेस जो है वो बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। और प्राइसेस बढ़ जाती है तो उसकी वजह से उसकी जो वैल्यू है वो भी बढ़ती है। तो आप जानते हैं कि कोविड 19 के टाइम में ज़्यादातर जो जो कमोडिटीज जो थी, बेसिक कमोडिटीज हो या किसी कोई भी चीज़, उन सब की प्राइसेस बड़ी है, क्योंकि सप्लाई नहीं थी। अगर किसी चीज़ की सप्लाई नहीं हो और डिमांड अगर ज़्यादा हो तो उसकी प्राइसेस बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ये सप्लाई शॉर्टेज की वजह से, या कह सकते हैं सप्लाई पुश्ड इन्फ्लेशन जो है, इसकी वजह से डिफिकल्ट टाइम में भी, कोविड 19 के टाइम में भी इंडिया की जीडीपी बढ़ी है। और ओवरऑल ट्रेंड देखें जीडीपी ग्रोथ का, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का, तो ये इस पूरे टाइम में 9 से लेकर 12% रेंज तक रही है। लेकिन नॉमिनल जीडीपी जो है वो करेक्टली किसी कंट्री की जो सिचुएशन है, एक्चुअल प्रोडक्शन है, वो नहीं बता सकता। क्योंकि सेम अगर कहें 100 रुपए की चीज़ है, और अगर वो कोविड 19 में सप्लाई की वजह से अगर वो 1000 रुपये में बिक रही है, तो यहाँ पे 900 रुपये का इसमें इन्फ्लेशन होगा। फाइनल जो कैलकुलेशन होगा उसमें तो ये चीज़ 1000 रुपये की दिखेगी, नॉमिनल जीडीपी में तो 1000 रुपये की वो ऐड अप हो जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली उसकी बीच में कोई 1000 रुपये का काम तो हुआ नहीं, कोई प्रोडक्शन इंक्रीज तो हुआ नहीं। तो नॉमिनल जीडीपी जो है एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं बताता, वो बताता है रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी के अंदर जो प्राइस चेंजेस हैं, इन्फ्लेशन है, उनको हटा दिया जाता है। यानी आपको रियल जीडीपी देखनी है, इसका मतलब है कि नॉमिनल जीडीपी में से इन्फ्लेशन हटा दो। तो जब नॉमिनल जीडीपी में से इन्फ्लेशन अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आती है रियल जीडीपी। तो यानी अगर रियल जीडीपी पे काउंट करेंगे तो उस साल उस कंट्री में सिर्फ 100 रुपये ऐड होंगे।
नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से देखेंगे तो उसमें 1,000 रुपये ऐड होंगे। ये डिफरेंस होता है। तो अब यही रियल जीडीपी 24-25 की देखें तो 188 लाख करोड़। तो देखिए यहाँ पे फर्क है। नॉमिनल जीडीपी है 330 लाख करोड़ और रियल जीडीपी 188। ये डिफरेंस जो है ये है प्राइसेस का। और अगर ग्रोथ की बात करें तो नॉमिनल जीडीपी में हमने देखा था कि 9 से 12% है, जबकि रियल ग्रोथ जो है वो 6.5 से 7% है। फिर यही डेटा ट्रेंड देखते हैं रियल जीडीपी का, जिसमें जो यूपीएससी पूछता रहता है। तो 15 से 19 जब स्विच किया था जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो वहाँ पे स्टडी इंक्रीज था 7 से 8%। फिर कोविड-19 की बात करें तो उसमें यही जीडीपी जो है रियल जीडीपी ये कम हो गई थी, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो गई थी। फिर उसके बाद जब लॉकडाउन हटाया गया, फिर उसके बाद फिर से रियल ग्रोथ जो है वो करीब 9% आ गई। और अभी लेटेस्ट कहें तो यहाँ पे अब जो इंडिया की जीडीपी है, रियल जीडीपी, वो 6.5 से 7%। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो रियल जीडीपी है वो एक्चुअली प्रोडक्शन क्या है, जीडीपी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, उसको सजेस्ट करती है। तो ये जो डिफरेंस अभी आपको बताया, नॉमिनल जीडीपी है 330 लाख करोड़ और रियल जीडीपी 188 लाख करोड़। इनके बीच का जो डिफरेंस है ये है टोटल प्राइस इंक्रीज। कम्युलेटिव मीन्स ये होता है कि प्राइस हमेशा कम्युलेटिवली ही इंक्रीज होती है। कम्युलेटिवली मतलब कैस्केडिंग, एक साल के बाद जैसे मान लो बेस ईयर के अंदर कोई किसी चीज़ की कीमत 100 रुपये है, तो फिर दूसरे साल जो है उसी चीज़ की कीमत 105 हो गई। फिर उसमें ये से 5% का इंक्रीज है। फिर नेक्स्ट ईयर अगेन अगर 10% की बात करें तो अब इसमें सेम आप देख सकते हैं, 105 का 10% अगर देखें तो ये हो गया 115। सेम आगे, तो अल्टीमेटली से इसी को देखें तो प्राइस जो है एकदम से, ये जो 15% है ये एकदम से इंक्रीज नहीं हुई है। हाँ, तो ये जो स्टेप बाय स्टेप जो इंक्रीमेंट होता है इसको कम्युलेटिव इंक्रीज या कैस्केडिंग इंक्रीज होता है। खैर, अब जो गैप है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, इसका एक ही मतलब है कि प्राइसेस जो है वो आउटपुट से ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। प्राइसेस आर ओवरटेकिंग द आउटपुट। और वो एक अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि प्राइसेस जो है वो एक्चुअल आउटपुट रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। उसका सेम रीज़न यही एक ही है कि अगर आउटपुट बढ़ेगा तो जो बेसिक लेक्चर आपको पहले बताया था, आउटपुट का मतलब ही जो है ये उस इकोनॉमिक साइकिल को स्टार्ट करता है। आउटपुट मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कंजम्पशन। इसी तरह से इकोनॉमिक साइकिल चलेगी। तो अगर जैसा आउटपुट है वैसी प्राइस रहती है तो फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपने आप में स्टेबल रहेगा, ऑप्टिमाइज रहेगा। मतलब जैसे जो डिस्ट्रीब्यूशन है यानी जो इनकम है या सैलरी वगैरह जो मिलती है वो तो हमेशा स्टेबल रहती है, वो तो प्राइस के हिसाब से सेट होती नहीं है। ये तो अगर प्राइसेस ज़्यादा बढ़ रही है, काम सिर्फ 100 रुपये का हो रहा है, प्राइस जो है वो 500 रुपये है, ठीक है। और यहाँ पे अब आपको जो स्टेबल सैलरी मिल रही है उसमें तो आप उस आउटपुट को ले नहीं पाएंगे, उसको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, तो फिर उससे जो पूरी इकोनॉमी जो है वो अफेक्ट होती है। फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जीडीपी डिफ्लेटर पे। तो ये जो जो प्राइस में जो डिफरेंसेस हैं, है ना, कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच में प्राइस जो है वो कितना इंक्रीज हुआ है, ये पता करता है जीडीपी डिफ्लेटर। तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल ये है कि जैसे फर्स्ट ईयर कोई भी कमोडिटी है 100 टन की, उसकी 10,000 रुपये कीमत है, तो उससे उसकी जो जीडीपी है वो 10 लाख। फिर सेकेंड ईयर
प्रोडक्शन सिर्फ 100 टन ही है, लेकिन जी जो प्राइसेस हैं वो 12,000 रुपये टन हो गया। तो टोटल जो जीडीपी है वो 12 लाख हो गई। यानी जो 2 लाख जो एक्स्ट्रा इंक्रीज हुए हैं जीडीपी के अंदर, वो आउटपुट बेस्ड नहीं है, वो सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस इंक्रीज हुई उनकी वजह से। तो अगर ये जो प्राइस जो है ये इंक्रीज होती है बिना करस्पॉन्डिंग आउटपुट के, तो उससे फिर पूरी इकोनॉमिक साइकिल सफर होती है, और वो भी आगे हम देखेंगे परचेसिंग पावर के अंदर आएगा। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता है कि यहाँ पे कि जो नॉमिनल जीडीपी यानी इन्फ्लेशन के बाद जीडीपी कितनी है बटा जो रियल जीडीपी जो एक्चुअल आउटपुट है वो कितना है, और फिर उससे एक परसेंटेज निकलता है कि असल एक्चुअल जीडीपी जो है वो इतने मार्जिन से या इतने परसेंटेज से आगे बढ़ रही है, या फिर इतनी प्राइसेस हैं वो आगे बढ़ रही है। तो अब डिफ्लेटर का भी जो लास्ट 10 साल का पैटर्न देखते हैं, तो 15-17 के अंदर जब प्राइसेस स्टेबल थी तब डिफ्लेटर जो था वो स्टेबल रहा, क्योंकि अगर स्टेबल प्राइसेस रहेगी, नॉमिनल और रियल के बीच में डिफरेंस नहीं है, तो फिर जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो ज़्यादा नहीं जाएगा, है ना। आप ये इसको इस तरह से देख लीजिए कि जैसे बेस ईयर में 100 रुपये है, और बढ़ने के बाद अगर 120 हो गए, तो इस हिसाब से उसमें डिफ्लेटर है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये 120 सजेस्ट कर रहा है कि प्राइसेस बढ़ गई है। फिर यह है कि 28 और 2019 2018 2019 इनमें जो क्रूड प्राइसेस हैं, ऑयल प्राइसेस वो बढ़ गई। ऑयल प्राइसेस बढ़ती है तो उसकी वजह से सारी चीज़ें बढ़ती है ना। ऑयल एक ऐसी ऐसी बेसिक चीज़ है, अगर उसकी प्राइस अगर बढ़ती है, और इंडियन इकोनॉमी में यह है कि हमारा खुद का प्रोडक्शन नहीं है, हमारे पास खुद के ऑयल रिजर्व नहीं है, तो अगर बाहर से अगर महंगा आएगा तो उसकी वजह से महंगा बिकेगा। महंगा बिकेगा तो फिर उस जो जितनी भी डाउन द लाइन, जितनी डाउन स्ट्रीम जितने भी इंडस्ट्री है, जितने भी गुड्स एंड सर्विस है, सब महंगे हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर सबकी प्राइस बढ़ेगी, तो नॉर्मल जो नॉमिनल जीडीपी है वो ज़्यादा रहेगा रियल जीडीपी से, और वो ज़्यादा रहेगा तो जीडीपी डिफ्लेटर वो बढ़ जाएगा, वो सजेस्ट करेगा कि प्राइसेस बढ़ रही है। फिर कोविड-19 के टाइम की बात करते हैं, तो प्राइसेस तो बढ़ी भी रही, लेकिन रियल जीडीपी, रियल प्रोडक्शन वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। फिर भी डिफ्लेटर आगे बढ़ा। वो आप इसका रीज़न जानते हैं, क्योंकि कोविड-19 के टाइम पे जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी जो है वो प्राइसेस की वजह से हाई रही, 198 लाख करोड़। और असल में उसी टाइम पे कोविड-19 के टाइम पे इकोनॉमिक एक्टिविटी थी नहीं, मतलब असल में एक्चुअल आउटपुट था नहीं, रियल जीडीपी कम थी, तो जीडीपी डिफ्लेटर बढ़ गया। तो यहाँ पे आप पैटर्न देख रहे हैं, जो शुरू में 15-17 में जीडीपी डिफ्लेटर स्टेबल, और उसके बाद प्राइसेस इंक्रीज हो रही है तो जीडीपी डिफ्लेटर भी इंक्रीज हो रहा है। फिर कोविड-19 में भी जीडीपी डिफ्लेटर इंक्रीज। फिर जब लॉकडाउन हटाया गया तब रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी दोनों बढ़ी, तो उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ी, तो जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो फिर बढ़ा हुआ रहा। और अब लेटेस्ट साइकिल में जब नॉर्मलाइजेशन हुआ है, जब प्राइसेस जो है धीरे धीरे स्टेबल होना शुरू हुई है, तब जीडीपी डिफ्लेटर स्टेबल हो रहा है। यानी बीच के पूरे टाइम में जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो एलिवेटेड हाई ही रहा। जैसे ये सबके जो डेटा इंसाइट्स हैं, ये आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे टाइम में जो नॉमिनल जीडीपी है वो हमेशा रियल जीडीपी से हाई ही रही है, और लेटेस्ट एस्टिमेट में वो यही चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है। अब जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था, परचेसिंग पावर की, प्राइसेस अगर बढ़ती है तो उसकी वजह से पूरी इकोनॉमिक साइकिल किस तरह से डिस्टर्ब होती है। तो परचेसिंग पावर का मतलब होता है कि आप जो पैसा आपके हाथ में आ रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो फैक्टर इनकम आपके हाथ में आ रही है, वो कितना परचेज कर सकती है, उसकी परचेसिंग पावर कितनी है। तो सिंपल सा आइडिया यही है कि अगर कीमतें बढ़ी हुई होती है तो
आपकी जो बेसिक सैलरी है उससे आप वो चीज़ नहीं खरीद पाएंगे। लेट्स से एग्जांपल है, ये फर्स्ट ईयर और ये सेकंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपकी सैलरी जो है, लेट्स से 40,000, और यही सेकंड ईयर के अंदर आपकी सैलरी लेट्स से 45,000। अब एक सेम एक लैपटॉप की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर में एक लैपटॉप मिल रहा था 30,000 का। सेकंड ईयर में वही लैपटॉप अब प्राइस इंक्रीज की वजह से हो गया 50,000 का। तो पहले साल आप अपनी बेसिक सैलरी से वो प्रोडक्ट खरीद पा रहे थे। सेकंड ईयर आपके जो पैसा है, आपका जो पैसा है उसकी परचेसिंग पावर कम हो गई है, क्योंकि उसी चीज़ की कीमत बढ़ गई है। तो जब इन्फ्लेशन होता है, प्राइस राइज होता है, तो जो स्टेबल सैलरी है उसकी परचेसिंग पावर कम होती है। जैसे ये एग्जांपल ये दिया हुआ है कि अगर आपकी इनकम जो है वो ईयर बाय ईयर वो 8% भी बढ़ रही है, लेकिन अगर बाकी जो कीमतें हैं, हर जो जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि आपकी इनकम है उसको यूज़ कहाँ करेंगे, कंजम्पशन में, कुछ ना कुछ खरीदने भी। लेकिन अगर चीज़ों की कीमतें ही बढ़ रही है तो आपके पास असल में कुछ नहीं आ रहा है। आपकी इनकम 8% बढ़ी, लेकिन साथ में जो कीमतें हैं दूसरी चीज़ों की वो भी बढ़ गई। इसमें जो डिफरेंस है 1%, बस यही आपके पास लेवरेज है। तो अब देखते हैं इन्फ्लेशन ट्रेंड 15 से 25। तो 15 से 19 की बात करते हैं। तो इस टाइम पे जो इन्फ्लेशन है वो कम ही थी, कम ही थी। तो जो भी वेज अर्नर्स हैं, सैलरीड क्लास है, जिनको फैक्टर इनकम मिल रहे हैं, वो उन्होंने सब उन सबको थोड़ा थोड़ा फायदा हो रहा था, क्योंकि कीमतें स्टेबल है। लेकिन 19 के बाद में, अब पहले जो फूड प्राइसेस हैं, फिर जो फ्यूल हैं, फिर डाउन टर्न्स है, इन सब की वजह से जो इन्फ्लेशन है वो, है ना, काफ़ी ज़्यादा प्राइस जो है, कीमतें हैं, वो काफ़ी तेज बढ़ रही है। लेकिन इसी बीच में जब कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो नहीं रही है तो प्राइस राइज जो है वो होगा ही नहीं। जो वेज ग्रोथ है वो नहीं है, और वेज ग्रोथ नहीं है और प्राइस अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब क्लियर है, इरोजन ऑफ परचेसिंग पावर। ये नॉर्मली है, स्ट्रक्चरल इशू है जो इंडियन कोविड-19 के बाद का, कि जो परचेसिंग पावर है वो इन्फ्लेशन की वजह से कम हुई है, स्पेशली लॉकडाउन के बाद के। अब ये देखते हैं कि कौन कौन से लोग जो है इसे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं। फर्स्ट, सैलरीड क्लास। तो सैलरीड में आप जानते हैं कि जो भी सैलरीड लोग हैं, चाहे प्राइवेट हो गया, पब्लिक सेक्टर हो गया, अब उनकी प्राइस जो है वो मार्केट एडजस्टेड तो होती नहीं है। इसका मतलब, जैसे मार्केट के अंदर कोई चीज़ जो है वो डिमांड सप्लाई पे चलती है ना। कोई जो आज जो एक पानी की बोतल है वो 100 रुपये की मिल मिल रही है, अगर डिमांड बढ़ गई किसी भी वजह से, वो अगर 150 रुपये की हो जाएगी, तो उसी के करस्पॉन्डिंग जो सैलरी जिसको भी मिल रही है, चाहे वो कॉरपोरेट एम्प्लॉय है चाहे पब्लिक सर्वेंट है, उनकी प्राइस तो उस पेस के साथ तो बढ़ती है नहीं। तो जो डिफरेंस होगा वो सैलरी क्लास को भुगतना पड़ेगा। जो अब अभी आपको बताया, जो 40 से 45 वाला, कि लैपटॉप की प्राइस जो है वो 30 से 50 हो सकती है, क्योंकि ये डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है। लेकिन जो सैलरी है वो डिमांड सप्लाई पे डिपेंड नहीं करती, ग्रो होती है बट उतनी नहीं होती जितनी इन्फ्लेशन। यानी अगर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो, है ना, सैलरीड क्लास का इसको भुगतना पड़ेगा। सेकंड है इनफॉर्मल वर्कर। तो वैसे इंडिया की जो इकोनॉमी है, काफ़ी बड़ा सेक्टर तो उसका वैसे इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल मतलब जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो सोशल सिक्योरिटी नेट के अंदर नहीं है, जिनका पीएफ ईएफ नहीं करता। तो अब इंडिया में जो इनफॉर्मल वर्कफोर्स हैं, जो डेली काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूर है, सड़क के किनारे जो भी वेंडर्स हैं, जिन्होंने अपनी अपनी स्टॉल लगाई है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, जो भी है ये, तो इन सब में इनकी जो जो वेजेस वगैरह है
वो भी फिक्स होती है। और है ना, न ही इनके पास वो सोशल सिक्योरिटी है, न ही इनके पास वो ग्रुप पावर है। तो अगर कोई किसी चीज़ की कीमत एकदम से बढ़ जाती है, तो ये वाले जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, सबसे पहले इनको ये चीज़ भुगतनी पड़ती है, क्योंकि उनकी परचेसिंग पावर बिल्कुल कम हो जाएगी। लेट्स से एक दिहाड़ी मजदूर है ना, आप जानते हैं कि है ना, कोई अच्छा जो कारीगर है उसको 1,000 रुपये दिन का मिलेगा। अब 1,000 रुपये उसको दिन का मिल रहा है, और इसी टाइम पे अगर किसी भी चीज़ की जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे सब्जी वगैरह हो गया, सब्जी दूध ये सब, अगर इनकी कीमत अगर तेजी से बढ़ जाएगी, तो ये इसके साथ ही दूसरी चीज़ें भी बढ़ेगी। लेट्स से जो पेट्रोल है, अब कारीगर है, मजदूर है, इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, फ्यूल तो उनको चाहिए, जो भी उनका ऑटोमोबाइल होता है। अगर उसकी प्राइस बढ़ती है, तो जो भी उनकी फूड बास्केट है उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो अब उस 1,000 रुपये में से बड़ा हिस्सा जो है वो पेट्रोल के लिए जा रहा है, फिर सेकंड बड़ा हिस्सा जो है वो फूड बास्केट में जा रहा है, फिर थर्ड बड़ा हिस्सा, क्योंकि ये चीज़ें बढ़ेगी तो जिस भी स्कूल में जा रहे हैं वो उस स्कूल जो उनकी फीस जो है, ट्यूशन फीस हो गया, जो जो भी वो चीज़ें यूज़ करते हैं, कपड़े वगैरह, उन सब की प्राइसेस बढ़ जाएगी। तो बाकी कमोडिटीज़ की प्राइसेस, जनरल प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएगी। तो अल्टीमेटली जो 1,000 रुपये में वो पहले इन तीनों चीज़ों को खरीद पा रहा था, अब वो इन तीनों चीज़ों के अंदर मैनेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि दे विल बी इमीडिएट इरोजन ऑफ परचेसिंग पावर। फिर एसेट ओनर्स की बात करते हैं, तो प्राइस अगर बढ़ती है तो एसेट ओनर्स जो हैं उनकी जो जो भी वैल्यूएशन है वो तो बढ़ेगी। अगर ये देख लीजिए, कोई घर किराए पे दे रहा है, हाँ, तो अगर सबकी कीमतें बढ़ रही है तो वो भी अपना किराया बढ़ा देगा, तो उसको तो भाड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है। सेम यही अगर दूसरी फर्म्स वगैरह की बात करें, फाइनेंशियल एसेट्स की बात करें, तो इन सब की प्राइस जो है वो बढ़ती है, तो ओनर्स को तो फायदा है। लेकिन यही ओनर्स जो है, इस जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है इसको फिर जो बाकी एम्प्लॉयज वगैरह हैं उनको नहीं देते। फिर जीडीपी की बात करते हैं, ये क्या इंक्लूड नहीं करता। बस जीडीपी जो है ये सिर्फ बताता है कि इंडिया के अंदर, किसी भी इकोनॉमी के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी वैल्यू क्या है। बट ये नहीं बताता है कि उस कंट्री के अंदर ओवरऑल सिचुएशन कैसी है, सोशल कंडीशंस, सोशल जो इंडिकेटर्स हैं वो कैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ना लोगों के पास पैसा पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा है। मतलब ये मान लीजिए 10 लोग हैं, अब उन 10 लोगों में से अगर 2 लोगों के पास करोड़ों रुपए हैं, और बाकी 8 अगर है वो गरीब है, अब उन्हीं 10 लोगों की टोटल अगर इनकम देखेंगे, है ना, ये कह सकते हैं, इसमें इनके पास 100 रुपए है, इनके पास कुछ नहीं है। तो अब जब उस पूरे ग्रुप की इनकम अगर देखेंगे, तो वो तो 100 रुपये आएगी, और यही उसको डिवाइड करेंगे पर कैपिटा, तो यानी हर एक के पास 10 रुपए है, पर कैपिटा इनकम 10 रुपए, जबकि वो सिचुएशन नहीं है। इन दो के पास बहुत सारा पैसा है, इन 8 के पास बिल्कुल नहीं है। बट सिचुएशन क्या दिखा रही है कि हर एक के पास 10 रुपए है। तो जीडीपी जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता सकता। फिर अगर इकोनॉमी अगर इनफॉर्मल हो, तो फिर उन जो इनफॉर्मल डेटा जो है वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं होता। फिर थर्ड ये है कि जो जितने भी जो कॉस्ट हैं, है ना, कह सकते हैं अनरिकॉर्डेड कॉस्ट, जिसमें एनवायरमेंटल कॉस्ट हो गया, हेल्थ कॉस्ट हो गया, साइकोलॉजिकल कॉस्ट हो गया, तो ये सब कॉस्ट जो है जीडीपी इंक्लूड नहीं करता। अगर एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जो है उसको अगर 12 घंटे काम करवा रहे हैं, तो उसकी वजह से उसकी हेल्थ का क्या रहता है, उसकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस क्या रहता है, उसकी फैमिली सिचुएशन क्या रहती है, वो सब कॉस्ट नहीं ऐड होते। और एनवायरमेंटल कॉस्ट जो है ये ओवरऑल ये है कि अगर प्रोडक्शन की वजह से अगर पोल्यूशन होता है, डिग्रेडेशन होता है, डिफॉरेस्टेशन, वो कॉस्ट भी इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जीएनपी एंड नेट फैक्टर पे। अब जीडीपी का आपने देख लिया है कि जीडीपी मतलब होता है कि किसी भी देश की जो टेरिटोरी के अंदर, उसकी बॉर्डर के अंदर कितनी जो गुड्स एंड सर्विस है उनकी वैल्यू क्या है।
ये होता है जीडीपी। लेकिन अब सवाल आता है कि उस देश के जो रेजिडेंट्स हैं, या अगर इंडिया की बात करते हैं, तो इंडियंस कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि फिर से ये चीज, जीडीपी की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि इंडिया के अंदर, है ना, कितना पैसा प्रोड्यूस हो रहा है सारे गुड्स एंड सर्विस का। तो अब चाहे वो एक कोरियन कंपनी हो, एक अफ्रीकन कंपनी हो, चाइनीज कंपनी हो, अमेरिकन कंपनी हो और इंडियन कंपनी हो, सब मिला के कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, सबका जो गुड्स एंड सर्विस है उसकी वैल्यू क्या है, वो सब जीडीपी में काउंट हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ ये देखना है कि इंडियंस कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसमें फिर दो चीज़ें। पहला, इस देश के अंदर इंडियंस कितने हैं और वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और फिर ये है कि इंडियंस जो है वो दूसरी कंट्री के अंदर, दूसरे देशों के अंदर, वहाँ कितना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहाँ पे कितना वो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं या वैल्यू जनरेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, दो इंडियन इंजीनियर है, एक बेंगलोर में काम कर रहा है, एक दुबई में काम कर रहा है। ठीक है। अब यह है कि जब जीडीपी की बात करेंगे तो जो दुबई वाला जो है, उसकी उसका जो पैसा है वो दुबई जीडीपी के अंदर जाएगा, न कि इंडियन जीडीपी में। तो अगर इंडियन जीडीपी, अगर हमें जो इंडियन की जो इनकम है वो काउंट करनी है, तो हमें फिर दूसरा एक एक कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, दैट इज जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो इंडियंस कितना अर्न कर रहे हैं, कितना जनरेट कर रहे हैं, इंडियंस के जो गुड्स एंड सर्विस है उनकी वैल्यू कितनी है, वो जीएनपी मेजर करता है। तो यहाँ पे एक और चीज, इसमें एक तो हमें देखना है कि जो इंडियंस हैं जहाँ कहीं भी है पूरे वर्ल्ड में, वहाँ पे वो कितना अर्न कर रहे हैं। और सेकंड, इंडिया की जीडीपी में से जो बाहर के जो लोग हैं उनका पैसा हमें निकालना पड़ेगा। तो ये जो कैलकुलेशन है इसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसमें हम सिर्फ जो इंडियन की इनकम है, चाहे वो कहीं भी कमा रहे हैं, वो उसको ऐड करेंगे, और जो फॉरेनर्स हैं उनकी इनकम हम हटा देंगे। तो यही है, जो इंडियन ने जो अर्न किया है वो ऐड करेंगे, और जो फॉरेनर जो इंडिया में अर्न कर रहे हैं उनको माइनस कर देंगे। तो इसके अंदर क्या आता है, फर्स्ट, जो इंडियन अर्न करते हैं कहीं भी, फिर जो इंडियन जो बाहर काम कर रहे हैं उनको जो भी पैसा, जो वेजेस एंड सैलरीज उनको मिल रही है वो सब, फिर अगर इंडियन कंपनी ने किसी बाहर दूसरे देश के अंदर अगर वहाँ पे अपनी ब्रांचेस लगाई है, वहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग लगाया है, तो उसमें जो भी प्रॉफिट उनको होते हैं, फिर यह है कि अगर इंडियन एंटिटी हो गया, चाहे गवर्नमेंट हो गया, चाहे इंडियन कॉरपोरेट हो गया, अगर उन्होंने दूसरे देश में किसी को पैसा उधार दिया है, उसका कितना इंटरेस्ट मिलता है, ये सारी चीज़ें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में आती है। लेकिन ये है कि इसी में फर्स्ट, जो बाहर जो काम करते हैं, अगर वो इंडिया में पैसे भेजते हैं, तो वो पैसे जो है वो नेट फैक्टर में नहीं आएंगे, क्योंकि वो ट्रांसफर्स। हम यहाँ पे सिर्फ वो जो अर्न कर रहे हैं हम उसको देख रहे हैं, हम यहाँ पे ट्रांसफर्स की बात नहीं कर रहे। सिमिलरली, अगर कोई बाहर का जो इंस्टीट्यूशन है, कोई गवर्नमेंट हो गया, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, अगर वो इंडिया को अगर कोई एड प्रोवाइड करता है, ग्रांट्स देता है, तो वो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से नहीं है। फिर वैसे ही गिफ्ट्स एंड डोनेशन, वो भी किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। और फिर साथ में जो ट्रेड पेमेंट्स होते हैं, जो गुड्स एंड सर्विस के लिए जो भी पेमेंट्स होते हैं, वो ट्रांजैक्शंस होते हैं, है ना। क्योंकि इनकम एक्टिविटी जहाँ हुई है वहाँ पे उसको वहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। और ये अगर इनकम इनमें से किस वेज फैक्टर से हुई है, जैसे अगर हम बात करते हैं इंडियंस की, तो इंडियंस चाहे वो फर्म हो या वो अपन काम करके वो अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी से क्या जनरेट कर रहे हैं,
ट्रेड जो है वो है ना, वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस है। फिर नेट फैक्टर की बात करते हैं तो इस पूरे टाइम में यूपीएससी पर्सपेक्टिव से पूरे 10 साल में जो नेट फैक्टर है ये हमेशा नेगेटिव रही है। तो नेट फैक्टर अगर नेगेटिव रही रहा है तो जीडीपी जो है वो हमेशा जीएनपी से ज़्यादा रहेगा। अब ये नेगेटिव क्यों है? फर्स्ट, प्रॉफिट रिपैट्रिएशन। प्रॉफिट रिपैट्रिएशन का मतलब होता है जैसे इंडिया के अंदर जो भी ग्लोबल कंपनीज हैं वो जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है वो वापस अपने होम कंट्रीज वहाँ भेज देती है। तो अगर कोई चाइनीज कंपनी है, यहाँ पे उसने कोई बॉटल प्लांट लगाया है, तो वो फिर यहाँ पे जो भी उसका प्रॉफिट होता है आफ्टर सेल्स वो सब वापस भेज देगी। तो एक तो ये हो गया। फिर ये है कि जो इंडियन फर्म्स और इंस्टीट्यूशन है, जो इंडियन कॉरपोरेट है, अगर वो किसी दूसरे देश से पैसा उधार लेता है या दूसरे किसी कॉरपोरेट से पैसा उधार लेता है तो उसमें जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो देने होते हैं। तो वहाँ पे जो इंटरेस्ट पेड हुआ है वो एक तरह से इनकम आउटफ्लो हो गया। फिर जो भी फॉरेन फर्म्स हैं जो यहाँ पे इंडिया के अंदर काम कर रही है, उनको जो भी पेमेंट वगैरह दिया जाता है, उनकी जो भी रॉयल्टी है वो, तो इस तरह से ये हुआ है कि हम अगर टोटल स्टोरी देखें तो इंडियंस को कम मिला है, इंडिया से पैसा बाहर ज़्यादा गया है। तो इसी वजह से जो नेट फैक्टर है वो इस पूरे 10 साल में हमेशा 0.8 से लेकर माइनस माइनस 0.8 से लेकर -1.5% रहा है जीडीपी के। जैसे ये आप देख सकते हैं कि 15-16 के अंदर जीडीपी 137 लाख करोड़, लेकिन उस वक्त भी जो नेट फैक्टर है -0.9, तो जीएनपी कम थी। यही 19-20 की बात करते हैं तब -1%। फिर अगर रिसेंटली आते हैं, है ना, अभी 330 लाख करोड़ है, लेकिन जो नेट फैक्टर है वो अभी भी कम है। तो इस वजह से इस पूरे टाइम में जीएनपी जो है वो जीडीपी से कम ही रही है। फिर नेक्स्ट हम आगे देखते हैं डेप्रिसिएशन और नेट मेजर्स पे, क्योंकि अब अभी तक हमने जैसे जीएनपी की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, तो दोनों ही हमने ग्रॉस देखे हैं। अब ग्रॉस से अब हम आते हैं नेट पे। तो उसमें फर्स्ट चीज आती है डेप्रिसिएशन। तो ये है कि हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, और गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए उसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट गुड्स और कैपिटल लगता है। अब वही कैपिटल जो है धीरे धीरे वो रिप्लेस भी होता है, वियर एंड टेयर भी होता है, उसका मेंटेनेंस भी होता है। तो वो सब जो कॉस्ट होती है, जिसमें जो वर्न आउट मशीन्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, रिपेयरिंग है, मेंटेनेंस है, और वियर एंड टेयर कॉस्ट है, वो सब डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो जब जीडीपी मेजर करते हैं तो उसमें हम सिर्फ फाइनल वैल्यू, जो फाइनल गुड्स हैं, उनकी मॉनेटरी वैल्यू कंसिडर करते हैं कि असल में कितना गुड्स एंड सर्विस जो है वो बिक रहा है, उन सब की मार्केट प्राइस कितनी है, सबको प्लस कर दो और जीडीपी पे आ जाओ। लेकिन हर अगर सेक्टर की बात करें, चाहे खेत में कहो तो ट्रैक्टर के, जो ट्रैक्टर है, मशीनरी है, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट है, उनका भी वेयर एंड टेयर होता है, उनका भी मेंटेनेंस होता है। सिमिलरली यही अगर जीडीपी स्केल की बात करें, इकोनॉमिक स्केल की बात करें, तो देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी होते हैं, बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग टूटती है, ये सब भी होता है। तो ये जो कॉस्ट है, इसको जब हटाते हैं तो असल में रियल पिक्चर समझ में आती है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मींस जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घटा दो तो एनडीपी आ जाएगा। और नेक्स्ट उसके बाद अगला है नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। तो जीएनपी में से डेप्रिसिएशन घटा दो तो एनएनपी आ जाएगा। तो 15 से अगर 25 तक की बात करें तो इस पूरे टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर वो जो है, इंडिया जो है उसने इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड हो गया, रेलवे हो गया, पोर्ट हो गया,
पावर, इंडस्ट्री, इन सब पे काफ़ी कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च किया है, काफ़ी पैसा खर्च किया है। इन लेटेस्ट जो एस्टिमेट है, इट इज़ अराउंड 10 से 18 लाख करोड़। तो यही इस पूरे टाइम में, 10 साल में डेप्रिसिएशन जो है वो 10% से लेकर 13 से 14% बढ़ा है। यानी अब ये एब्सोल्यूट टर्म्स में कहें तो 2024-25 के अंदर जो डेप्रिसिएशन है वो करीब है 36 से 37 लाख करोड़। तो यानी अगर 330 लाख करोड़ की अगर भी प्रेजेंट में अगर जीडीपी है, तो डेप्रिसिएशन को माइनस करके जो एनडीपी है वो यही करीब 293 हो जाएगी। वो है नेट मेजर। तो अब इसका लॉजिक सिंपल है। जैसे कोई जो फैक्ट्री है वो 100 रुपए का माल अगर बना रही है, और 100 रुपए में से 20 रुपए जो है वो मेंटेनेंस में लग जाते हैं, या मशीनरी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रिपेयर में, इन सब में लग जाते हैं। तो कुल मिला के उस जो फैक्ट्री है उसका असल में जो प्रॉफिट है, जो गेन है, वो सिर्फ 80 रुपए है, कि 20 रुपए तो वापस लग गए। तो ये जो नेट गेन है, जो रियल गेन है, इसको बोलते हैं एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर लास्ट के 10 साल में एनडीपी क्या क्या रहा है? तो इस पूरे टाइम में इंडिया की जीडीपी जो है वो आप देख रहे हैं कि 137 लाख करोड़ से 330 लाख करोड़, यानी स्टेडिली, कंटिन्यूसली वो बढ़ी रही है। और इसी टाइम पे डेप्रिसिएशन बढ़ने के बाद भी जो इंडिया की एनडीपी है, जो नेट वैल्यू है, वो भी बढ़ रही है। जैसे 15 में 108 लाख करोड़ थी, तो अभी 37 लाख करोड़ का डेप्रिसिएशन घटाने के बाद भी 293 लाख है। यानी जो एनडीपी है वो जीडीपी के सिंक्रोनाइज, जीडीपी के सिंक में ही वो बढ़ रहा है। जबकि देखिए, पहले 15 में 12 लाख करोड़ रुपए था, और जो डेप्रिसिएशन अगर प्रेजेंट की बात करें 24-25 की, तो 37 लाख करोड़ है। तो डेप्रिसिएशन भी कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, जीडीपी भी बढ़ रही है, और एनडीपी भी। अब हम आते हैं नेशनल इनकम की तरफ, जिसको बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो अगर जीएनपी में से डेप्रिसिएशन घटा दें तो हमारे पास एनएनपी आ जाएगा। तो एक बार हम फिर से देखते हैं कि जीडीपी क्या है। जीडीपी पता चलेगा तो जीएनपी। तो जीडीपी मतलब होता है एक देश के बॉर्डर में जितने भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सब की मॉनेटरी वैल्यू। अब हम ये जानना चाहते हैं कि सिर्फ उस देश के लोग जो हैं, सिर्फ इंडियंस कितना अर्न कर रहे हैं, चाहे बाहर के देशों में भी। तो हम क्या करेंगे, उसमें जीडीपी के अंदर जो सारे इंडियन जहां कहीं भी है वो अर्न कर रहे हैं, माइनस जो फॉरेनर इंडिया में अर्न कर रहे हैं, उसको हटा देते हैं। इसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जीडीपी में से जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तब हमारे पास जीएनपी आएगी। अब जीएनपी में से हम जब डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी फाइनली हमारे हाथ में, इंडिया के हाथ में, अगर इंडिया एज ए पर्सन है तो फाइनली इंडिया के हाथ में कितना आ रहा है। जैसे यही इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें, जैसे इंडिया एक पर्सन है। अब उस पर्सन को उस दिन का, 24-25 का, उसको मिला 330 रुपया। अब 330 जो है ये उसकी जीडीपी है, जो उसके पे चेक में आया। लेकिन उसको पता चला है कि उसके पेमेंट में जो बाहर के लोग हैं उनका भी रोल है। तो फिर उनको उनका जो भी पेमेंट है वो उनको वापस दिया गया। वो जो पर्सन है, फॉरेनर है, उसको पता चला कि उसका 1% बकाया है, दैट इज नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम। तो अब उसके पास पैसा रहा 293 रुपये। तो ये हो गया जीएनपी। अब इसके बाद उसको पता चला कि उसको किराया भाड़ा जो है बस का वो भी देना है। तो फिर उसने 37 रुपये बस का भाड़ा दिया और घर पे पहुंचा। तो यहाँ पे ये 37 रुपये जो है उसका डेप्रिसिएशन है, और फाइनली 255 रुपये उसके हाथ में आए।
वो है उसका पैसा। फिर से बताता हूँ, इंडिया एज ए पर्सन 330 रुपये उसको मिले हैं, तो वो उसकी जीडीपी असल में उसके पे चेक में ये एंट्री हुई। फिर पता चला है कि उसको 1% जो है, दूसरा आदमी जिसने उसकी हेल्प की उसमें थोड़ा बहुत रोल है, तो उसका 1% उसको देना पड़ गया। तो 1% घटा के उसके पास जीएनपी आ गया, जो उसका खुद का पैसा है, दैट इज 293 रुपये। 293 रुपये जो है वो भी उसमें डिस्पोजेबल नहीं है, मतलब उसके हाथ में नहीं है। उसको पता चला है कि उसको बस का भाड़ा भी चाहिए, मेंटेनेंस कॉस्ट भी है, वो 37 रुपये उसमें लग गए। तो फाइनल उसके हाथ में जो भी आया 255 रुपये, वो उसका नेट नेशनल प्रोडक्ट है, एनएनपी, उसकी डिस्पोजेबल इनकम। तो सब इंक्रीज हो रहे हैं, तो डेटा के हिसाब से एनएनपी जो है वो भी इंक्रीज हो रही है। ये 15-16 में 110 लाख करोड़ थी, और फिलहाल ये 255 लाख करोड़ हो गई, जो 255 यहाँ पे बताया। तो ये भी इंक्रीज है। और जो है ना, ये आप समझ गए जीडीपी, इसमें से नेट फैक्टर हटाते हैं तो जीएनपी आता है। फिर जीएनपी में से डेप्रिसिएशन घटाते हैं तो एनएनपी आता है। ये टोटल इक्वेशन है। अब हम बात करते हैं जो नेशनल इनकम है, उसमें मेथड्स कहते हैं, किस किस तरह से जीडीपी मेजर करते हैं। तो फर्स्ट जो आपको बता ही दिया था फैक्टर कॉस्ट वाला, फर्स्ट इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन मेथड या प्रोडक्शन मेथड। तो इसमें जो भी वैल्यू एडिशन हुआ है फाइनल प्रोडक्ट का, उसको ऐड करते हैं। तो सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट ही देखते हैं ताकि डबल काउंटिंग ना हो। जैसे ये फार्मर ने गेहूं मिलर को बेचा, मिलर ने एक फिर उसमें से आटा पीसा, और वही आटा जो है बेकरी को गया। तो यहाँ पे इन सब में जो इंटरमीडिएट है उन सबको काउंट नहीं करेंगे, जो लास्ट में जो ब्रेड बनी है उसी की वैल्यू काउंट करेंगे। तो ये जितने भी प्रोडक्शन हैं वो सब जब काउंट करते हैं, तो उससे फिर उसको जो सबका वैल्यू एडिशन जो है वो काउंट करके प्रोडक्शन मेथड पे आ जाता है। सेकंड ये है कि अब गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन की तरफ ना देख के लोगों के हाथ में कितना है। तो इसमें हम अगेन जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी जो लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको कितना वेतन मिला है, वो सब। फिर ये है कि जो भी ज़मीन, जो भी कैपिटल वगैरह है, उससे उसका रेंट कितना है। फिर उस जो पैसा यूज़ हुआ है, जो कैपिटल वगैरह इन्वेस्ट किया है, पैसा इन्वेस्ट किया है, उसका इंटरेस्ट कितना है। और फाइनली जो ओनर है उनको कितना प्रॉफिट मिला। तो ये सब जब ऐड करते हैं इनकम मेथड, तब भी वो आ जाते हैं। और यही फिर लास्ट में एक्सपेंडिचर मेथड आता है कि अब अगर हम, है ना, ना ही तो प्रोडक्ट का, गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू एडिशन देखें, ना ही हम ये देखेंगे कि लोगों को कितना पैसा मिल रहा है। हम ये देखेंगे कि असल में पैसा खर्च कितना हो रहा है, कहाँ कहाँ पे खर्च हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले लोग कितना खर्च कर रहे हैं हर एक चीज़ पे, दूध पे, सब्जी पे, फल फ्रूट पे, कपड़ों पे, ना ड्यूरेबल मशीनरी पे, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन गुड्स पे, सर्विसेज पे, घूमने पे फिरने पे कितना प्राइवेट कंजप्शन हो रहा है, वो सब। फिर नेक्स्ट ये है कि लोग इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, है ना, स्टॉक्स के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के अंदर, फिक्स डिपॉजिट्स के अंदर, गोल्ड के अंदर, ज्वेलरी के अंदर, इन सब में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सब देखेंगे। फिर यह है कि सरकार खुद कितना खर्च कर रही है वेलफेयर के लिए, सड़कों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, you know, फिर कैपिटल इन्फ्यूजन के लिए। और फाइनली अब जो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट कितना है, हम यहाँ से बाहर कितना भेज रहे हैं, बाहर से यहाँ कितना आ रहा है, वो सब। सो ये है टोटल स्टोरी। दिस इज इट। थैंक यू।